हेलो वाले स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम पढ़ जा रहे हैं अपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोगों को ये छोटे छोटे जो है टॉपिक्स हैं उन्हें क्या करना है, परिभाषित करना है। सूचना, वाद योग्य दावा, अचल संपत्ति और अनुप्रमान, ये चार हम लोग के टॉपिक हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शुरू करते हैं टॉपिकों को आराम से, तो एक एक करके पढ़ेंगे भाई। सूचना यानी कि नोटिस, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यानी परिभाषा। परिभाषा में देखें यानी सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 वाला जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है हम लोगों का, उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत सूचना को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया। सूचना यानी कि जो नोटिस है उसको निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। A person is said to have notice. A person is said to have notice of a fact when he actually knows the fact, or when but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made, or gross negligence he would have noted। यानी कि प्रकार इसमें देख लेते हैं कि एक होता है वास्तविक सूचना, एक्चुअल नोटिस, एक होती है न्याय निर्मित सूचना, एक होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक होता है विधिक या नियमगत सूचना। वास्तविक सूचना क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सीधी जानकारी होती है, जब किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सीधी जानकारी होती है, मतलब कोई यह सूचना देना, अरे सपोज यह सूचना वो होती है जैसे कि कोई अगर प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर हो रहा है, जो होगा उसको सब कुछ सूचना में रखना है, उसको सबके बारे में पता हो, एक्चुअल नोटिस देना। जब किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की या फैक्ट की सीधी जानकारी होती है, वास्तविक सूचना होती है। जब किसी व्यक्ति को जानकारी हो सकती थी, वह सामान्य सतर्कता बरतता, अगर सामान्य सतर्कता बरतता तो उसकी जानकारी हो सकती थी, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता, वो ध्यान से जांच पड़ताल करता। विधि क्या नियमगत सूचना होती है? विधि के अनुसार मानी जाने वाली सूचना, मतलब लॉ के अनुसार जो मानी जाने वाली सूचना होती है वो विधि के अनुसार विधि या नियमगत सूचना होती है। भले ही उसे वास्तव में जानकारी न हो, लेकिन वो विधि या नियमगत सूचना कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि कोई ए बी से एक जमीन खरीदता है, यदि कोई ए है तो बी से क्या खरीदता है? एक जमीन खरीदता है, और जमीन पर पहले से किसी सी का कब्जा है, और जमीन पर पहले से क्या सी का कब्जा ए ने जांच नहीं की, और ए ने ये जांचा नहीं किसी का पहले कब्जा था, तो माना जाएगा कि ए को कंस्ट्रक्टिव नोटिस थी। तो ए को क्या माना जाएगा कि ए को क्या थी? सूचना थी, किस चीज की? कंस्ट्रक्टिव नोटिस थी कि सी का कोई अधिकार है, सी का कोई अधिकार है। ये क्या थी? ए को एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी कि न्याय निर्मित सूचना, जब किसी व्यक्ति को जानकारी हो सकती थी यदि वह सामान्य सतर्कता बरता, लेकिन उसने नहीं, न कि उसने सामान्य सतर्कता नहीं बरती। प्रासंगिक केस में देखें तो आर के मोहम्मद उबैदुल्ला और हजीब अब्दुल में भी आगे वहाब रोजा वाले मैटर में देखें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई क्रेता पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं करता तो उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानी जाएगी। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई क्रेता है, खरीदने वाला है, तो जांच पड़ताल नहीं करता, ठीक है, तो उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानी जाएगी। तो उसे क्या माना जाएगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानी जाएगी, कंस्ट्रक्टिव सूचना मानी जाएगी। इसका विधिक प्रभाव देखें, यदि कोई संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति पर पहले से किसी व्यक्ति के अधिकार की सूचना रखते हुए संपत्ति प्राप्त करता है, तो उस पूर्व अधिकार से बाध्य होगा, तो वह उस पूर्व अधिकार से क्या होगा? बाध्य होगा, बंधा होगा। एक होता है, देखते हैं बी का टॉपिक है वाद योग्य दावा, यानी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ये भी सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत है। Actionable claim means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of the movable property, or by hypothecation or pledge of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in possession, which the civil courts recognize as affording grounds for relief। यानी कि सरल शब्दों में अर्थ देखें, ऐसा दावा जो न्यायालय में किया जा सकता है, ऐसा दावा जो न्यायालय में किया जा सकता है जिसमें ऋण, डेब्ट या चल संपत्ति में हित होता है, परंतु वह अभी देनदार के कब्जे में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये देखते हैं भाई, प्रमुख तत्व इसमें क्या होता है? ऋण होना चाहिए सबसे पहले, तो भाई डेब्ट होना चाहिए, गैर सुरक्षित होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए, न्यायालय में दावा करने योग्य होना चाहिए, और चल संपत्ति में अधिकार हो लेकिन कब्जा ना। चल संपत्ति में अधिकार तो है, मूवेबल जो पैसे में, ठीक है, मूवेबल संपत्ति में अधिकार तो है लेकिन कब्जा नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें, ए के पास बी से 1 लाख की वसूली का अधिकार है, ए के पास बी से 1 लाख की वसूली का अधिकार है, लेकिन यह ऋण अचल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह जो ऋण है
वो अचल संपत्ति से सुरक्षित नहीं है। मतलब जो ऋण मतलब उसने ऋण दिया था तो उसके बदले में उसके पास कोई अचल संपत्ति गिरवी नहीं पड़ी हुई है, तो यह एक वाद योग्य दावा है। यह क्या है? वाद योग्य दावा है। बीमा पॉलिसी से प्राप्त होने वाला पैसा भी वाद योग्य दावा माना जाता है। जो बीमा पॉलिसी से प्राप्त होने वाला पैसा भी होता है वो भी वाद योग्य दावा माना जाता है। सेक्शन 130 टीपीए में लिखा है वाद योग्य दावा लिखित साधन द्वारा किसी अन्य को स्थानांतरित किया जा सकता है। और वाद योग्य दावा है वो एक लिखित यानी एक लिखित तरीके से डॉक्यूमेंट्स के द्वारा किसी अन्य को स्थानांतरित भी किया जा सकता है। प्रासंगिक केस को देखते हैं तो लालदास वर्सेस गणपत लाल वाला मैटर है, तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाद योग्य दावा तब तक पूर्ण नहीं माना जाता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाद योग्य दावा जो है वो तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि वह विधिवत लिखित रूप में आमतौर हस्ताक्षर सहित हस्तांतरित न किया जाए। जब तक क्या है? जब तक कि वह एक विधिवत लिखित रूप से विधिवत या लिखित रूप में और हस्ताक्षर एक हस्ताक्षर सहित क्या ना किया जाए, हस्तांतरित हस्तांतरित या ट्रांसफर ना किया जाए। अब हम देखते हैं अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं तो टीपीए में स्पष्ट परिभाषा दी गई है, परंतु जनरल क्लॉज एक्ट जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की जो सेक्शन 326 के अनुसार लिखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। यानी तत्व तो भूमि से पृथ्वी की सतह उसके नीचे का भाग जुड़ा हुआ है परमानेंटली भूमि से जुड़े लाभ एंड बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड जैसे किराया अधिकार और स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएं जैसे भवन पेड़ दीवारें सब क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आती है। चल संपत्ति से अंतर क्या आता है? अचल संपत्ति स्थानांतरित नहीं की जा सकती। चल संपत्ति क्या है? स्थानांतरित अचल अचल संपत्ति स्थानांतरित नहीं की जाती, केवल उसका स्वामित्व बदला जा सकता है। उन्हें ऐसा नहीं है आज ये मेरा घर है उठा के हरिद्वार ले गए, नहीं, उनकी ओनरशिप बदली जा सकती है। किसी का घर वहां जाएंगे हरिद्वार ले जाके खरीदना, उसकी ओनरशिप बदल गई, नहीं हरिद्वार वाला घर यहाँ रख लिया वो नहीं, ठीक है, उसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। अचल संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। प्रासंगिक केस लॉ देखते हैं तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 वाला मैटर देखें तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि पेड़ जब तक जमीन से जुड़े हैं वे अचल संपत्ति, ठीक है, अगर पेड़ जब तक जमीन से जुड़े हैं अचल संपत्ति है, जैसे उखड़े वो अचल संपत्ति। उदाहरण देखें तो खेत मकान कुआं ये सब अचल संपत्ति है। का विधिक महत्व देखते हैं तो कह रहा है अचल संपत्ति का अंतरण केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो अचल संपत्ति का जो अंतरण है ट्रांसफर है वो केवल क्या होता है? रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसे लोग बयाना कहते हैं उसके माध्यम से किया जाता है, जो सेक्शन 54 ऑफ टीपीए के अंतर्गत लिखा गया। स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट का अनुपालन आवश्यक है। स्टैम्प लगाते नहीं है, स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट का इसमें अनुपालन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। अनुप्रमाणन यानी कि अटेस्टेशन, अटेस्टेशन क्या होता है? परिभाषा देखते हैं ये भी सेक्शन 3 के और टीपीए के अनुसार देखें तो अटेस्टेड मींस अटेस्टेड बाय 2 or more witnesses each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant। यानी सरल शब्दों में अर्थ देखें अनुप्रमाणन का मतलब है किसी दस्तावेज पर गवाहों द्वारा यह प्रमाणित करना। अनुप्रमाणन का मतलब है कि किसी दस्तावेजों पर गवाहों द्वारा यह प्रमाणित करना कि उस पर निष्पादक यानी एग्जीक्यूटेंट ने स्वयं या किसी के माध्यम पर हस्ताक्षर किया है। कि अनुप्रमाणन का मतलब अटेस्टेड का मतलब एक तरीके से ये हो जाता है किसी दस्तावेज पर गवाहों द्वारा यह प्रमाणित करना, अटेस्टेड करना, हमें सेल्फ अटेस्टेड हमने खुद स्व प्रमाणित कर लिया, जांच लिया, प्रमाणित करना कि उस पर निष्पादक यानी एग्जीक्यूटेंट ने स्वयं या किसी के माध्यम से हस्ताक्षर किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति होनी चाहिए। प्रत्येक गवाह को निष्पादक को दस्तावेज का हस्ताक्षर करते देखना चाहिए कि जो निष्पादक है वो हस्ताक्षर कर रहा है वो देखना चाहिए प्रत्येक गवाह को। गवाहों को स्वयं हस्ताक्षर भी करने चाहिए। प्रमुख प्रयोजन देखते हैं तो दान पत्र यानी गिफ्टेड डीड होता है, वसीयत बिल हो गई, बंधक आदि की वैधता सुनिश्चित करने के लिए इनका यूज करा जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन यानी स्वेच्छा से या बिना दबाव के किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि यह निष्पादन स्वेच्छा से और बिना दबाव के किया गया। प्रासंगिक केस देखते हैं तो केस वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुप्रमाणन तभी वैध है जब गवाहों के निष्पादन को साक्षात देगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो अटेस्टेशन है वो तभी वैध है, लीगल है जब गवाहों ने अपनी आंखों से साक्षात देखा हो तो दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए हो तभी अटेस्टेशन क्या है एक तरीके से वैध है, लीगल। और विधिक तत्व देखें महत्व देखें तो गिफ्टेड डीड की वैधता के लिए सेक्शन 123
और टीपीए के अनुसार अनुप्रमाणन अनिवार्य है, यानी जो गिफ्टेड डीड होती है उसके वैधता के लीगलिटी के लिए सेक्शन 123 जो टीपीए के अंदर दिया गया उसके लिए अनुसार अनुप्रमाणन अनिवार्य है, और बिना प्रमाणन के दान पत्र अमान्य हो जाता है। और बिना प्रमाणन के क्या होता है, दान पत्र वो अमान्य हो सकता है। और एक रिवीजन टेबल देख लेते हैं भाई सबकी, जिससे संक्षिप्त पुनरावृत्ति हो जाए कि सूत्र की तरफ पद रहेंगे, परिभाषा संबंधित धारा अधिनियम मुख्य बिंदु। सूचना क्या करती है, किसी तथ्य के प्रति ज्ञान या संभावित जानकारी होना, ये भी सेक्शन 3 के अंदर एक्चुअल और कंसेक्यूटिव नोटिस हो सकता है। आज एक दावा एक्शनेबल क्लेम होता है, ऐसा दावा जो न्यायालय में प्रस्तुत हो सके, सेक्शन 3 के अंदर ये भी करा गया। अनसिक्योर्ड डेब्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अचल संपत्ति देंगे तो भूमि, भूमि से जुड़े लाभ और स्थायी संरचनाएं, सेक्शन 326 के अंदर जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर ये सब परिभाषित किया गया। ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्री आवश्यक होती है, ठीक है। और देन हम लोग आगे चलते हैं तो देखेंगे कि परिभाषा संबंध में कि प्रॉपर्टी और प्रमाणन क्या होता है, दस्तावेज के निष्पादन को गवाह द्वारा देखना व प्रमाणित करना। दस्तावेज का निष्पादन होगा उसको गवाह द्वारा देखना, ये भी सेक्शन 3 के अंदर कदम से कदम दो गवाह, कम से कम दो गवाह इसमें अनिवार्य है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कोई इसमें कठिन था नहीं, और हम लोग निष्कर्ष को एक करके देख लेते हैं। अगर चारों विधिक पदों का संपत्ति हस्तांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है कि सूचना यह निर्धारित करता है कि नया क्रेता या जो खरीद रहा है पूर्व स्वामियों के दावों से प्रभावित होगा या नहीं। वादी दावा क्लेम देखेंगे, विशेषकर प्रकार की संपत्ति अधिकार जो न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। अचल संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रमुख विषय है, जिसका हस्तांतरण केवल विशेष विधियों के द्वारा ही होता है। और अनुप्रमाणीय अटेस्टेशन कहते हैं संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की वैधता का आवश्यक अंग है। यहाँ पर हम लोग का पूरा ये टॉपिक समाप्त हो गया। चारों टॉपिक को हम समझ, ये सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आते हैं। खाली जो अचल संपत्ति होती है वो सेक्शन 3 जनरल क्लॉज एक्ट 26 के अंतर्गत। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो पता को क्या करना, 1.5 इसकी एक दो अभी देखनी है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियो आपका ट्रांसपोर्टेबिलिटी एक्ट के आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।